सिविल मोहाली ने DTMS थेरेपी लॉन्च की, जो एक नॉन इन्वेसिव ब्रेन ट्रीटमेंट है। ये थेरेपी बनी पेशेंट्स के लिए एक नई उम्मीद। जब हम TMS की बात करते हैं, इसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वी कैन इम्प्रूव। जैसे कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अभी तक हैं हमारे पास, हम उनको थोड़ा और इम्प्रूव करने के में शायद हेल्प कर पाए हमारे साथ के पुलिस जो काम करते हैं, जिनमें कमा न्यूरो गाइडेड जो न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स हैं लाइक FMRI, उनको हम यूज कर सकें इसमें टेक्निक्स, ताकि ये 1.5 महीने वाला जो ट्रीटमेंट प्लान है अगर हम इसको शॉर्टन कर सकें, बस एवरीवेयर वी वांट कि अभी हो जाए, सो क्विक ट्रीटमेंट चाहते हैं। एंड कुछ लोगों को देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग देम मेंटेनेंस सेशंस आल्सो, so we need to explore this potential of TMS for a wider range of neurological as well as psychiatric disorders. Baki, I'll hand over to my colleague, Dr. Nishit. He's a very senior neurologist with us. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Nishit Saval. I'm senior neurologist with Mohali. TMS के बारे में सर ने आपको काफी एग्जैक्ट डिटेल्स में बता दिया है। तो अब आपने कई बार देखा होगा कि चुंबकीय थेरेपी ऑफर होती है, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। तो वो अगर इतनी सस्ती है तो ये इतनी महंगी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेट, इट्स अ बिग मैग्नेट। MRI आपने सुना होगा 1.5 टेस्ला 3 टेस्ला, ये डेफिनेटली सुना होगा। इसमें 2 से 2.5 टेस्ला की मैग्नेट है। जो आप हेलमेट्स देख रहे थे ना, उनके साइज से डोंट फील की स्मॉल पैकेट लार्ज इम्पैक्ट है। तो वो छोटा सा मैग्नेट रफली 2 से 2.5 टेस्ला की स्ट्रेंथ में है। जिस तरह MRI किसी का होते देखा हो या करवाया हो, तो MRI का एक इरिटेटिंग सिग्नल से साइंस तक रिमूव नहीं कर पाई है, आवाज टक 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 जोर से होता है। RTMS में भी वो आवाज है, MRI से कम है, लेकिन है, बिकॉज द मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वन। तो वो चुंबकीय थेरेपी और इसमें ये फर्क है कि उनके पास जो मैग्नेट होते हैं दे आर फिक्टिशियस। दिस वर्क्स बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को आपके दिमाग के अंदर पुश किया जाता है। तो आप अज्यूम कीजिए, ये मैं बात बताऊंगा क्या मामला है। इसके ऊपर ना जैसे आइसक्रीम का कोन नहीं होता, जैसे वो आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, उसको आप उल्टा कर लीजिए, ऊपर गोला और अंदर कोन। जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है ना, वो अंदर जाके स्प्रेड कर जाता है। ये डिसएडवांटेज होता है, इसलिए उसे कंट्रोल करना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या है कि मैग्नेट जो अभी सर ने बताया, डीप TMS वर्सेस RTMS, फोकस मोहाली सेकंड इंस्टीट्यूट है दिल्ली के बाहर जिसके पास ये मशीन अवेलेबल है, डीप TMS। डीप TMS की पेनिट्रेशन रफली 5 to 7 सेंटीमीटर है। जो नॉर्मल RTMS होते हैं वो मशीनें अप्रोक्सीमेटली लाखों में होती हैं, दिस वन इज इन करोड़। इसकी 5 to 7 है, उसकी रफली 3 to 5 है। अब आप पूछेंगे कि 3-4 सेंटीमीटर में क्या फर्क पड़ जाता है? जो हेलमेट है वो सिर के ऊपर लगता है। ऊपर पहले आपका फ्लैश आएगा, ये मांस आएगा, उसके नीचे थोड़ा फैट होता है, फिर स्कल होता है, खोपड़ी होती है। उसको स्टिमुलेट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके नीचे थोड़ा ब्रेन का पानी होता है, उसको भी स्टिमुलेट करने का फायदा नहीं है। उसके नीचे ब्रेन होता है, हमें ब्रेन को स्टिमुलेट करना है। तो डीप TMS इज द ओनली मोडालिटी। दिस इज बेसिकली जितनी भी टेक्नोलॉजी है US इजरायली कॉम्बिनेशन, और किसी कंट्री के पास है ही नहीं। हम तो खरीदते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, एंड यूजर्स हैं। So this is US Israeli technology and हम इसे डीप पुश कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें फ्रीक्वेंसी का खेल है। अगर मैं इसको 10 फ्रीक्वेंसी से ऊपर स्टिमुलेट करूंगा तो मैं उस एरिया को स्टिमुलेट कर सकता हूं, और MRI स्टडीज में देखा गया उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अगर मैं 1 हर्ट्ज से कम करूंगा तो मैं उसका स्टिमुलेशन कम कर सकता हूं, इनहिबिट कर सकता हूं, और उससे उसको मैं ब्लड फ्लो को कम कर सकता हूं। अब साइकियाट्रिक इंडिकेशन में क्या होता है, मतलब आई डोंट डू साइकियाट्री, सर ने बताया, तो उसमें आपको मीन अगर पेशेंट बहुत अग्रेसिव है तो एक न्यूक्लियस अकम्बल का स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप दबा सकते हो, नॉन इन्वेसिव, प्लीज, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग। हेलमेट बनाना 20 मिनट, दैट्स इट। पेशेंट को सिर्फ 20 मिनट हेलमेट पहनाना है। वो इरिटेटिंग सी आवाज आती है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंस उसको कुछ नहीं कर पाई है, उसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, और हम कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरोलॉजी में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा यहाँ का विषय है, ये आपने देखा होगा, कोई लेफ्ट हैंडेड में है कोई कि नहीं है, कोई लेफ्ट हैंडेड इंसान जो चलो लेफ्टीज के साथ पहले बहुत नाइंसाफी होती थी, होपफुली साइंस को नहीं करनी चाहिए। लेफ्टीज को कभी भी राइट हैंडेड नहीं बनाना चाहिए। स्कूलों में अभी भी अब तो नहीं बोलते, और पेरेंट्स बोलते हैं कि राइट लेफ्ट वाले को राइट बनाओ। ऐसा आपके साथ हुआ नहीं?
नहीं ज़्यादा अब थोड़ा हो गया मतलब सेंटर में आता है, पहले मैं लेफ्ट ज़्यादा यूज़ करता तो था। अभी कभी भी लेफ्टी को राइटी नहीं बनाना चाहिए, दे आर बॉर्न दैट वे। उनका दिमाग का चिप लेफ्टी का अलग है, राइटी का अलग है। ये इसके बारे में भी थोड़ी एविडेंस आएगी, दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक। स्कूल और पेरेंट्स को लेफ्ट हैंडेड रहने देना चाहिए, कभी भी राइट हैंडेड नहीं बनाना चाहिए। इट इज क्रिमिनल एंड इट इज साइंटिफिकली आल्सो क्रिमिनल। एंड कमिंग बैक, राइट हैंडेड पर्सन में जो बोलने की क्षमता है हमारी, उसको लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट वालों में 60% का लेफ्ट ही कंट्रोल करता है, बाकियों का राइट कंट्रोल करता है। तो कई बार पेशेंट को स्ट्रोक होता है, हेड इंजरी होती है, तो उसकी बोलने की क्षमता चली जाती है। आई गिव अ वेरी फेमस एग्जांपल, समबडी आई रियली एडमायर्ड, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ही वाज अ स्टुपेंडस ओरेटर, उनसे अच्छा वक्ता आपने कभी देखा नहीं होगा। तो जब मैं एम्स में भी डीएम कर रहा था तो वो कार्डियोलॉजी में आते थे, उस वक्त उसने कुछ शब्द बोल पाते थे, उनको अफेजिया था स्ट्रोक की वजह से। तो स्ट्रोक की वजह से ना अफेजिया हो जाता है। अफेजिया का मतलब है कि आदमी बोल नहीं पाता। तो राइट हैंड वाले को तब होगा जब लेफ्ट साइड वाला स्ट्रोक होगा। लेफ्ट में भी यूजुअली लेफ्ट वाले, मतलब जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में स्ट्रोक होता है ना, उससे अफेजिया हो जाता है। अफेजिया मतलब आदमी बोल नहीं पाता, बात समझ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। अफेजिया का लिखने वाला कंपोनेंट भी होता है। अफेजिया का मेडिकल ट्रीटमेंट में टिल नाउ देयर इज नो ट्रीटमेंट। अब आरटीएमएस है हमारे पास। अब आरटीएमएस में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड को हाई फ्रीक्वेंसी से स्टिमुलेट करके उस एरिया को स्टिमुलेट कर देते हैं, और पैराडॉक्सिकली राइट साइड जिसका कोई लेना देना नहीं है, हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं। उसको इनहिबिट करने से साइंस ने ये देखा है कि लेफ्ट साइड में ब्लड ज्यादा चला जाता है, उसको फायदा होता है। ये अभी एफडीए अप्रूव नहीं है, इसको कुछ यूरोपियन अप्रूवल मिले हैं, एफडीए अप्रूव नहीं है अभी तक। जो आरटीएमएस है ये ओसीडी, डिप्रेशन और स्मोकिंग सेसेशन, सिगरेट छोड़ने के लिए बहुत ही कारगर है और एफडीए अप्रूव है। अल्कोहल, कोकेन, इसमें एफडीए अप्रूवल नहीं है, और अफेजिया में भी एफडीए अप्रूवल नहीं है, यूरोपियन अप्रूवल है। बट अफेजिया इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन बीमारी है, कोई भी दवा नहीं आती है, और आरटीएमएस के साथ उसको फर्क पड़ता है। हमने कुछ पेशेंट किए हैं और काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने छोटा सा ये खिलौना सा लगा रखा है, इसका लक्ष्य है कि जब हम आरटीएमएस करते हैं तो हम तो ऊपर से निशाना लगा रहे हैं, हमें दिख तो रहा नहीं, और निशाना हमने अंदर लगाना है। ब्रेन का हर स्ट्रक्चर डिफाइंड है। तो पहले वैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ मेजरमेंट्स ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसमें ना ये मशीन का ही पार्ट है, जो ये कैप है, ये हर पेशेंट को एक कैप मिलता है। ये कैप उसको पहनना पड़ता है, उसके ऊपर एक ग्रिड लगा होता है। ये व्हाइट सा ग्रिड देख रहे हैं आप, इसमें ना मेजरमेंट्स है। तो सर इसको एडजस्ट करके, मतलब सर तो एक्चुअली वेरी डेडिकेटेड, सर आरटीएमएस खुद करते हैं, मतलब मैं somebody else does it, but sir all patients does himself। तो ये आप मेजरमेंट्स देख रहे हैं, तो इन मेजरमेंट्स पे ना हम फिक्स करके लिख सकते हैं। ये तो मेजरमेंट वाला सिस्टम है, पर किसी का सिर बड़ा, किसी का छोटा, तो एवरेज में नहीं है। तो अब हमारे पास एक नया तरीका है। एक तो तरीका है बोल्ड एमआरआई, BOLD, ब्रेन ऑक्सीजन डिमांड के बेस पे करते हैं। वो फोर्टिस में होता है, पर हम करते हैं, ये बड़ा एक्सपेंसिव है। तो उसका एक जुगाड़ है जिसपे अमेरिका और इसराइल में भी इस जुगाड़ पे कुछ रिसर्च चल रही है। ये ना विटामिन ई के कैप्सूल लगाते हैं। अब विटामिन ई के कैप्सूल क्यों लगाते हैं? इनमें चर्बी होती है। अगर मैं पेशेंट का एमआरआई करूंगा तो अंदर का मुझे बाहर से किसी को कोरिलेट तो करना है ना, एमआरआई अंदर का दिखाएगा, बाहर का तो दिखाएगा नहीं। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल्स को इंची टेप से काट के ना मेजरमेंट करके इसको बोलते हैं न्यूरो इमेजिंग या न्यूरो नेविगेशन गाइडेड आरटीएमएस, जो फोकस में कर रहे हैं। दिस इज मोर प्रिसाइज। हमारी मशीन तो बेहतर है ही है, वी आर आल्सो ट्राइंग टू फॉलो अ बेटर मेथोडोलॉजी जिससे निशाना अच्छा लगे। तो ये हम चिपका लेते हैं। अगर हम पेशेंट का एमआरआई करते हैं, इस एमआरआई की प्लीज फोटोग्राफ मत लीजिएगा क्योंकि इसमें पेशेंट का नाम आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो प्लीज डोंट क्लिक फोटोग्राफ ऑफ एमआरआई। ये ऐसे दिखता है, आप देखेंगे वो दिमाग का एमआरआई है, और वो ऊपर ना वाइट वाइट बिंदियां ना, वो विटामिन ई के कैप्सूल है, और आप ये भी देखेंगे ऐसे दिखते हैं। तो हम कैप्सूल की ना रोज लगाते हैं ये। तो हमारे न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट, वो न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट में बता देते हैं कि सेकंड रो चौथे कैप्सूल के नीचे है। जैसे बोलने वाला मैं बता रहा हूं ना कि अफेजिया में यूजफुल है, जो पोस्ट स्ट्रोक अफेजिया उसमें यूजफुल है। तो ब्रेन में अखरोट, एग्जैक्टली ब्रेन अखरोट की तरह होता है, खाने में पर ब्रेन अखरोट की तरह होता है। तो जैसे वो रिजेस होते हैं ना, लेफ्ट साइड की सेकंड रिज को करना है टारगेट, तो हमारा रेडियोलॉजिस्ट बता रहा था कि चौथे के 2 सेंटीमीटर नीचे है, तो उससे हम अपनी मशीन की एग्जैक्ट टारगेटिंग कर जाते हैं। हम भी वी लर्न एवरी डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी भी दिस थिंग इज नॉट परफेक्शन,
साइंस इज नॉट परफेक्शन, पर आरटीएमएस अभी बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रहा है, हम भी रोज नया सीखते हैं, एंड वी ट्राई टू फाइंड अ वे आउट फॉर पेशेंट्स जिनके लिए और कोई तरीका नहीं होता। मतलब न्यूरोसाइकियाट्री अनफॉर्चुनेटली बाकी ब्रांचों में थोड़ी पिछड़ा है, एटलीस्ट न्यूरोलॉजी, आई विल नॉट से साइकियाट्री, कार्डियो, गैस्ट्रोकाफी अगर थोड़े पीछे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू कैच अप एंड वी ट्राई टू इवॉल्व हम इस चीजों के साथ जिनमें कोई दवाई काम नहीं करती अफेजिया में, इससे हम हेल्प करते हैं। थैंक यू।